नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन से जो बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले जो है विद्युत नाम जो है किसने दिया था दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले विद्युत नाम किसने दिया, तो इसका सही आंसर जो था हमारे पास क्या हो जाता है, थेल्स। ये ध्यान रखना है। थेल्स जो थे, इन्होंने क्या किया था, जो विद्युत उत्पन्न की थी, किस माध्यम से, घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न की। अब विद्युत जो है हमें पता है दो टाइप की होती है। विद्युत जो है वो कितने टाइप की है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारे पास अचल। अचल का मतलब हो गया जिसे हम तारों में नहीं बहा सकते। दूसरा विद्युत होता है, जो करंट होती है हमारे पास, वो होती चल, यानी कि मूवेबल। ये होगी हमारे पास मूवेबल और ये होगी नॉन मूवेबल। और अचल विद्युत जो है वो किसने उत्पन्न की थी, घर्षण द्वारा। थेल्स ने जो है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे पहले विद्युत नाम दिया था थेल्स ने। और कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर जो है इन्होंने सफलता हासिल की थी। उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक विद्युत का जनक, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो आधुनिक विद्युत है दोस्तों, उसका जनक जो है वो है माइकल फैराडे। ये ध्यान रखना है, माइकल फैराडे आधुनिक विद्युत का जनक है। और जो वोल्टा है, इन्होंने क्या किया था, रासायनिक क्रिया द्वारा जो है दोस्तों विद्युत उत्पन्न की। किससे, रासायनिक क्रिया से। वोल्टा ने ही किसकी खोज की थी, हमारे पास बैटरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं सेल। सेल कौन सा, वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल जो है दोस्तों, जिसकी खोज की थी वोल्टा ने। ध्यान रखना, वोल्टिक सेल की खोज किसने की थी, वोल्टा ने की थी, ये बात ध्यान रखनी है। और फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग से आप समझते हो, इसके दो नियम दिए थे इन्होंने, फ्लेमिंग ने, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आधुनिक विद्युत का जनक किसे कहा जाता है। अभी हमने देखा तो आधुनिक विद्युत का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, वो है हमारे पास माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया था, असमान चुंबकीय ध्रुवों के बीच एन और एस हमारे पास क्या है, असमान चुंबकीय ध्रुव है, इनके बीच क्या किया था, यदि किसी चालक को रखकर हम घुमाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित जो हमारा डायनमो है, जनरेटर है, वो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है दोस्तों, एक तो इन्होंने की तड़ित चालक की खोज, तड़ित चालक जो लाइट अरेस्टर होता है उसकी खोज। दूसरा जो है दोस्तों आवेश, जो है आवेश की खोज जो है दोस्तों, वो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा की गई। आवेश की खोज भी बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा की गई। तड़ित चालक की खोज भी किसने की थी, वो भी हमारे पास है बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत के तरल सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था दोस्तों। विद्युत का तरल सिद्धांत, तरल सिद्धांत का मतलब है जैसे पानी होता है, एक ऊंचे स्थान से पानी नीचे की ढलान की ओर हमेशा बहता रहता है, तो उसी प्रकार विद्युत जो होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ से फ्लो करके, जहाँ कम इलेक्ट्रॉन है उस तरफ जो है फ्लो होते रहेंगे दोस्तों। इसीलिए इसे तरल सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि लिक्विड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले तरल सिद्धांत जो है इसके बारे में किसने बताया था हमें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, स्थिर विद्युत की खोज किसने की। अब वही बात आ गई दोस्तों, स्थिर विद्युत जो है हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, स्थिर विद्युत की खोज जो है वो करता है हमारे पास थेल्स। थेल्स ने ही कहरवा नामक पदार्थ की छड़ जो है दोस्तों, उसको रेशम के कपड़े पर रगड़कर जो है सफलता हासिल की थी। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश की खोज किसने की। आवेश की खोज किसने की थी दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, चल विद्युत कितने प्रकार की होती है। देखिए, जो मूवेबल विद्युत होती है दोस्तों, वो हमारे पास कितने टाइप की होती है, यहाँ पर पूछा गया है। एसी व डीसी दो टाइप की होती है। एसी हो गया हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा, और
डीसी हो गया हमारे पास दिष्ट धारा। डीसी क्या होगी हमारे पास? दिष्ट धारा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ों का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार नहीं बदलते उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? दिष्ट धारा यानी कि डीसी। एसी क्या होती है? जिसका परिमाण और समय, परिमाण हो गया हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन जो है दोस्तों, वो दोनों क्या है? बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं का लगातार धात्विक चालक द्वारा छेदन करके विद्युत उत्पादन किया? ये आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट प्रश्न में बताया मैंने। किसने किया था दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये था माइकल फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, पदार्थों की सबसे मूलभूत व संरचनात्मक इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, सबसे छोटी पूछा गया, सूक्ष्म और संरचनात्मक इकाई क्या होती है ये पूछा गया यहाँ पर। तो पदार्थ की सबसे छोटी, मूलभूत और संरचनात्मक इकाई जो है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लोको पायलट में भी बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये होती है परमाणु। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? परमाणु जो है पदार्थ की सबसे छोटी, संरचनात्मक और मूलभूत इकाई है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास परमाणु होता है और एक होता है अणु होता है दोस्तों। परमाणु मिलकर क्या करते हैं? देखिए, जो परमाणु होता है, परमाणु से क्या बनता है? अणु। और अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं दोस्तों। अणु मिलकर क्या है? पदार्थ की रचना करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, पदार्थ की रचना कौन करते हैं? अणु करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन पर आवेशों का परिमाण सदैव होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेशों का परिमाण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार होता है। सदैव एक समान होगा, भिन्न भिन्न होगा, कभी समान कभी भिन्न होगा, कोई नहीं होगा। देखिए, एक चीज हमें पता है, एक प्रोटॉन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इसमें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है इसका परिमाण। परिमाण जिसे कहते हैं वो उसकी वैल्यू क्या है? देखिए, परिमाण देखोगे तो आपके सामने क्या आ गया? परिमाण दोनों में सेम है। और यहाँ पर अगर प्लस माइनस की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो प्लस माइनस दिया गया है ये है इसकी प्रकृति। ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेशों का परिमाण सदैव क्या होता है, तो सदैव क्या होगा? एक समान होगा। अगर उनकी प्रकृति पूछी जाए तो प्रकृति के अंदर आपका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी के? चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर पूछा गया, द्रव्यमान की वैल्यू पूछी गई है दोस्तों, कितनी होती है? जल्दी से बताइए, कितनी हो जाएगी दोस्तों? कितनी होती है? ये होती है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इसका किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कौन सा है दोस्तों? ये वाला। ये किसका है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये ध्यान रखना, ये प्रोटॉन का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, फिर उसके बाद उससे कम होती है उसकी आरएमएस वैल्यू, उससे कम होती है दोस्तों एवरेज वैल्यू। आरएमएस शिखर मान क्या होता है? इकाई। ये इकाई होता है। इकाई को हम क्या लिख देते हैं? आई नॉट। आई नॉट का मतलब हो गया एक, ये ध्यान रखना। उसके बाद आरएमएस वैल्यू 0.707, उसके बाद एवरेज वैल्यू 0.637, ये ध्यान रखना है। सबसे कम कौन सी हमारे पास? ये है। उससे ज़्यादा ये है, उससे ज़्यादा ये है। तो इसका पूछा गया तो आरएमएस मान कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों? 0.707।
नेक्स्ट है एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने के लिए देखिए इन्वर्टर, डायोड रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इन्वर्टर जो है ये क्या करता है दोस्तों, ज़्यादातर इन्वर्टर का काम होता है डीसी टू एसी, डीसी को एसी में बदलने के लिए, और ये एसी को डीसी में, दोनों ही काम कर देता है। डायोड रेक्टिफायर जो होती है ये बदलती है एसी टू डीसी। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी टू एसी रूपांतरण करता है। एसी टू एसी का मतलब हो गया जहाँ तो वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा, जहाँ कर देगा दोस्तों स्टेप डाउन। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में एसी धारा की फ्रिक्वेंसी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में एसी धारा की फ्रिक्वेंसी आपको ध्यान होना चाहिए, जो हमारे मोबाइल अडेप्टर होती हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट, इस प्रकार से। तो 50 हर्ट्ज भारत के लिए है, अमेरिका में जो है दोस्तों वहाँ पर है 60 हर्ट्ज, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, डायनमो की खोज किसने की थी, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, माइकल फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है दोस्तों, I बराबर Q/T, यही होता है हमारे पास। और इसकी जो है हमारे पास यूनिट क्या होती है दोस्तों, यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर। और इसका मापन किससे करते हैं, मापन की बात पूछी जाए तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अमीटर का। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी हमारे पास एसी धारा के आरएमएस मान होते हैं, किस आधार पर उनको हम डेफिनेशन जो दी जाती है किस आधार पर दी जाती है, तो इसका सही आंसर होता है हीटिंग इफेक्ट। ये ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू जो है ये एक हीट इफेक्ट उत्पन्न करता है। जितने समय में डीसी धारा जो है तापमान उत्पन्न कर सकती है, उतने समय में समान मान की एसी धारा भी सेम वैल्यू का टेम्परेचर उत्पन्न कर सकती है। इसलिए हीट इफेक्ट जो है वो यहाँ पर। और ये भी ध्यान रखना है, जो हमारे पास दोस्तों अमीटर वोल्टमीटर होते हैं, ये एसी धारा के शिखर मान को नहीं पढ़ते। अमीटर वोल्टमीटर जो हैं ये आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, आरएमएस वैल्यू जो है उसको पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखनी, आरएमएस वैल्यू जो है उसको पढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, न्यूट्रॉन दिया गया। एक विद्युत क्षेत्र यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में हम किसी कण को रख रहे हैं, यानी कि ऐसे समझ लीजिए ये हमारे पास कोई कण है, इससे अल्फा किरणें, गामा किरणें, ठीक है, और इससे जो है बीटा किरणें जो है ये निकल रही हैं, गामा जो है इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूछा गया विद्युत क्षेत्र में इससे क्या होगा। देखिए गामा किरणें क्या होती हैं, उदासीन होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार न्यूट्रॉन भी क्या है, उदासीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो विक्षेपित होने वाला जो कण है दोस्तों वो है हमारे पास अल्फा कण। अल्फा कण जो है इसका विक्षेपण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए समय अवधि टाइम पीरियड पूछा गया। आपको पता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है, T बराबर 1/f। तो टाइम निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर T बराबर 1/200 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो हो जाएगी 0.005 सेकेंड। 0.005 सेकेंड के आसपास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। 0.005 सेकेंड क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समय में आ गया सभी को। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यदि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है, 10 वोल्ट है, तो इसका आरएमएस मान ज्ञात कीजिए।
आरएमएस वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों, आरएमएस वैल्यू ज्ञात करनी है, उसका अधिकतम शिखर मान दिया हुआ है। आरएमएस वैल्यू क्या आती है 0.707 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.70, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का कहा जाता है। देखिए एक सेल है, यहाँ पर डायग्राम से समझ लीजिए, ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके दोनों सिरे क्या है, यहाँ पर ओपन सर्किट बताए गए, इस पे किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ। तो इसके बीच जो अब विभवांतर है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, सेल का ईएमएफ। ये ध्यान रखना है, सेल का क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं ईएमएफ, यानी कि नो लोड की कंडीशन। मान लीजिए ये हमारे पास कोई बैटरी है, ये बैटरी 12 वोल्ट की है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच वोल्टमीटर लगाकर रीडिंग चेक करेंगे तो ये हम चेक कर रहे हैं दोस्तों इसका ईएमएफ। यहाँ तक क्लियर। अगर इसी प्रकार से ये सेल है या बैटरी है, इसके साथ हम यहाँ पर अगर कोई लैंप लगा दें, इस प्रकार से कोई लैंप लगा दें, यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया, लैंप लगा दिया, और इसके सिरों के बीच हम वोल्टमीटर से रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो इस समय जो हम मापन कर रहे हैं ये होती है इसकी टर्मिनल वोल्टेज। क्या है, इसको हम कहेंगे इसका टर्मिनल वोल्टेज दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक संबंध जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ होता क्या है। जो ईएमएफ होती है हमारे पास, ये होती है दोस्तों वीटी प्लस आई आर, वीटी प्लस आई आर। आई आर होता है हमारे पास ओम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी टी बराबर ई एम एफ माइनस आई आर। ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। देखिए ईएमएफ का मान जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ईएमएफ की वैल्यू हमेशा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होगी। क्लियर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है। प्रतिक्रिया पूछा गया है दोस्तों, रिलक्टेंस जो होती है हमारे पास, रिएक्टेंस जिसे हम कहते हैं, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मात्रक क्या होगा हमारे पास, ओम। ये ध्यान रखना है, ओम। हर्ट्ज किसका है, आवर्ती का दोस्तों। फैरड, फैरड जो होती है ये हमारे पास धारिता, ठीक है। हेनरी जो है आपको पता ही है, हेनरी किसका होता है हमारे पास, प्रेरण। और वेबर किसका है, चुंबकीय फ्लक्स, किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चालकता किसका व्युत्क्रम होती है, यहाँ पर बताइए चालकता किसका व्युत्क्रम होती है दोस्तों, किसका होती है, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है चालकता, ये ध्यान रखना है। यहाँ दो शब्द हैं दोस्तों, एक होता है चालकता, ठीक है, और दूसरी होती है चालकत्व। एक चालकता है, दूसरी क्या है, चालकत्व, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर वापस लिख देते हैं, एक होती है हमारे पास चालकता, दूसरी होती है चालकत्व, दोनों में अंतर है। चालकत्व को हम कंडक्टेंस जी से, चालकता को लिखते हैं हम सिग्मा से। अब जो चालकता होती है ये किसका होता है, 1/ρ, प्रतिरोधकता का विलोम होता है। और जी जो होता है ये होता है प्रतिरोध का विलोम दोस्तों। कंडक्टेंस जो है वो प्रतिरोध का विलोम होगी। चालकता जो है हमारे पास, इसको कहेंगे हम कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारे पास कंडक्टेंस। क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस दोस्तों। यहाँ तक क्लियर।
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक विद्युत फील्ड के अंदर एक इकाई चार्ज को, यानी कि ये ए बिंदु है, ये है हमारे पास बी बिंदु, यहाँ पर कोई इकाई धन आवेश है, इस पॉइंट पर कोई इकाई धन आवेश है, ये आवेश है क्यू जिसका मान है इकाई। इस इकाई धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए जो कार्य किया गया है उसे क्या कहते हैं हम, ये पूछा गया यहाँ पर। तो क्या होता है किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, वोल्टेज। क्या होती है, वोल्टेज हो जाएगी दोस्तों हमारे पास, ध्यान रखना। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होती है, V बराबर W/Q, यही तो लिखते हैं हम। तो यहाँ से कार्य पूछा जाए तो कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर V/Q, ये निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और 1 वोल्ट, मात्रक क्या है, वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, वोल्ट मात्रक है, तो वोल्ट किसके बराबर हो गया, 1 जूल/1 कूलाम के बराबर हो गया दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा जो हमारे शरीर से गुजरने पर एक बिजली का दर्दनाक झटका लगता है, तो कितना होता है दोस्तों, जिससे हमें एक दर्दनाक झटके की अनुभूति होती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो गया, दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, यानी कि व्यक्ति की इस पर क्या होती है, डेथ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और 9 मिली एम्पियर तक का जो करंट है, 9 मिली एम्पियर तक तो हम क्या है, एक प्रकार से सेफ है। इसके बाद जैसे ही 15 से 20 मिली एम्पियर की हम बात करें, तो 15 से 20 मिली एम्पियर, यानी कि 15 एम्पियर पे झटका तो लगेगा, आप चल सकते हो, लेकिन 20 एम्पियर से ऊपर का जो झटका लगेगा तो आप चल नहीं सकते, आप लकवे का शिकार हो सकते। उससे ज़्यादा धारा जो है सारी की सारी खतरनाक है दोस्तों। 50 मिली एम्पियर पे क्या है, डेथ हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज में मंद होती है, धारा वोल्टेज से मंद होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी कि धारा वोल्टेज से मंद का मतलब पीछे रह रही है, तो उस गुण को क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो क्या होता है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व में क्या होता है, धारा वोल्टेज से पीछे रहती है, यही होता है ना 90 डिग्री। जब शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता है तो उसमें वोल्टेज से धारा क्या है, 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, शक्ति गुणांक जो है आपको 0.8 दिया गया है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा ली जा सकती है दोस्तों। तो देखिए, हमें पता है P बराबर VI cos फाई, ये संबंध है हमारे पास। तो यहाँ से धारा पूछा है तो धारा हो जाएगा P/V cos फाई। तो शक्ति कितनी है हमारे पास, 10,000 बटे हमारे पास वोल्टेज कितना है, 220 इंटू 0.8, ये कंडीशन है दोस्तों। क्लियर यहाँ पर, चलिए आगे। क्लियर। अब यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इंटू ऊपर 10 लगाएंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये लगभग आएगा आपका जो आंसर है 56.8 एम्पियर के आसपास, 56.8 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एसी परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहा जाता है। देखिए, कुल बाधा जो होती है एसी परिपथ के प्रवाह में, तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा एक प्रकार से रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर द्वारा उत्पन्न क्या है, विरोध होता है दोस्तों, जिसे हम लिखते हैं Z से। Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC की स्क्वायर, ये कंडीशंस लिखते हैं हम प्रतिबाधा की। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक्टिव पावर से अपरेंट पावर का अनुपात क्या होता है। एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर, यानी कि वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, इनका रेशो क्या होता है हमारे पास, cos फाई।
यानी कि शक्ति गुणांक। यही चीज़ पढ़ते हैं हम, शक्ति गुणांक। अब शक्ति गुणांक जो है दोस्तों, शक्ति गुणांक जो है R/Z से भी लिखते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर जो होती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी के। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, एसी तरंग फॉर्म की ध्रुवता प्रत्येक कितने चक्र में बदल जाती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रत्येक अर्ध चक्र में जो है बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, इंडक्टेंस को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंडक्टेंस होती है उसको हम लिखते हैं एल से। ये होगी हमारे पास प्रतिबाधा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 415 वोल्ट आरएमएस की एसी आपूर्ति द्वारा प्राप्त अधिकतम मान पूछा गया कितना होगा। 415 वोल्ट है तो उसका अधिकतम वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर दोस्तों, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पता है, देखिए आई आर एम एस बराबर I0/√2 होता है। तो शिखर मान पूछा गया, तो शिखर मान क्या हो जाएगा, I0 बराबर IRMS इंटू √2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 415 इंटू √2 करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास लगभग जो है दोस्तों 586 पॉइंट कुछ के आसपास आएगी, यानी कि 587 वोल्ट के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हो जाएगा इसका आंसर 587 वोल्ट। नेक्स्ट है, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट है और चार्ज 2 कूलम है, हस्तांतरित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हस्तांतरित ऊर्जा पूछी गई। तो हमें क्या पता है, V बराबर W/Q है। तो ऊर्जा किस में होती है, जूल में, तो कार्य भी हमारा किस में, जूल में। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, V इंटू क्यू। वोल्टेज कितना 120 और 2 हमें दिया हुआ है आवेश, तो ये हो जाएगा 240 जूल। कितना हो जाएगा 240 जूल। इस टाइप के क्वेश्चन जो है लोको पायलट में भी आए हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर पदार्थ की करंट डेंसिटी 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो करंट प्रवाह बताइए दोस्तों। करंट प्रवाह यानी कि धारा प्रवाह पूछा गया है। करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व। धारा घनत्व जो होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। धारा घनत्व को किससे लिखते हैं हम, जे से। जे बराबर क्या होता है, I/A होता है क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे I पूछा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, J इंटू A। तो अब ये एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सी राशि है, ये एक सदिश राशि है दोस्तों। तो कितना है, J की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, ये दी है 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 इंटू 5 कितने हो गए, 45 एम्पियर, 45 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में एक साथ सेम चीज़ पूछी गई है, इसकी जो है वैल्यू तक भी चेंज नहीं की गई। ध्यान रखना, टेक्निकल हेल्पर में तो 2 बार आया हुआ है, इसके अलावा काफ़ी जगह आया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध में धारा प्रवाह होने पर इसमें शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र। जब किसी रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह होता है तो पावर लॉस ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है दोस्तों वो पूछा गया यहाँ पर। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान से जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, P बराबर I²R। ये हो जाएगा हमारे पास 3 ही तो फॉर्मूले है, P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V²/R। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी अल्टरनेटिव मात्रा का समयकाल 0.02 सेकेंड हो तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/टाइम। तो क्या है हमारे पास 1/0.02। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चले जाएगा, 100। तो ये हो जाएगी 100 हर्ट्स। ये ध्यान रखना है, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 हर्ट्स के आसपास जो है इसकी वैकेंसी जो है, सॉरी पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो गया, एक मिनट 100 नहीं, ये नीचे 2 है ना, 50 होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये कितनी है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 गया, नीचे 2, तो ये होगी 50 हर्ट्स, ठीक है, 50 हर्ट्स हो जाएगी।
ये ध्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम मान कब होता है? धनात्मक अधिकतम मान पूछा गया। देखिए साइन वेव जो है आपको पता है इस प्रकार से चलती है दोस्तों, ये पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, ये नेगेटिव है, ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री, ये 360, तो 90 डिग्री पर इसकी धनात्मक वैल्यू मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है, एम्पियर टन किसकी इकाई है? एम्पियर टन, एम्पियर टन यहाँ पर पूछा गया है किसकी इकाई है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसकी होती है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यानी कि MMF की दोस्तों ये इकाई होती है। MMFS की, MMF जो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स किस में लिया जाता है? एम्पियर टन में। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय परिपथ का मैग्नेटिक मोटिव फोर्स विद्युत परिपथ के सदृश्य होता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसके समान होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। जिस प्रकार से विद्युत परिपथ में कौन कार्य करता है निम्नलिखित में से, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में MMF काम करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा EMF के समान दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, 200 वोल्ट AC सिग्नल का अधिकतम मान क्या होगा? यानी कि आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है और ये RMS वैल्यू दी गई है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए। अब 200 वोल्ट है, हमने अभी देखा था IRMS, ये फॉर्मूला याद रखना, I0/√2, तो I0 की वैल्यू पूछी है, RMS आपको दिया हुआ है 200 × √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 311 वोल्ट के आसपास जो है आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से AC वोल्ट को सरलता से बढ़ाया जा सकता है? यहाँ पर ये प्रश्न जल्दी से बताइए, किसकी सहायता से हम बढ़ा सकते हैं? ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की समय अवधि बताइए दोस्तों। 400 हर्ट्ज की जो है यहाँ पर पूछा गया है समय अवधि बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। 400 हर्ट्ज है तो आपको पता है टाइम पूछा गया 1/फ्रीक्वेंसी है तो 1/400, 400, तो ये हो जाएगा आपका जो है 100 प्लस ये हो जाएगा 0.0025 सेकेंड के आसपास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पन्न होती है? स्थिर विद्युत किससे? घर्षण द्वारा। नेक्स्ट है, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर कोणीय वेग जो होती है दोस्तों, जिसको हम लिखते हैं ओमेगा से, तो इसकी पूछी गई है, तो क्या होता है? ये होता है 2πf रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड जो है इसकी यूनिट होती है दोस्तों 2πf। f है जो है हमारे पास, ये क्या है? आवृत्ति है दोस्तों, ध्यान रखना। कोणीय वेग जो है उसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? यहाँ पर पूछा गया ल्यूमेन प्रति वाट किसकी होती है दोस्तों? ये होती है हमारे पास जो चमक ग्लेयर होती है दोस्तों, उसकी इकाई होती है ल्यूमेन प्रति वाट। नेक्स्ट है, या इसकी कह दो, एक मिनट, ल्यूमेन प्रति वाट जो है दोस्तों किसकी इकाई होगी? ल्यूमेन प्रति वाट जो है दोस्तों ये होती है हमारे पास दीप्ति दक्षता, किसकी होती है? दीप्ति दक्षता की। शायद एक प्रश्न रह गया पीछे, 43। एक परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होता, ये पूछा गया। यहाँ पर किस में धारा प्रवाह नहीं होती? खुला परिपथ जो उसमें धारा प्रवाह नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अल्टरनेटर मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है? किसी अल्टरनेटर जो होता है उसकी मात्रा की फ्रिक्वेंसी पूछी गई है यहाँ पर दोस्तों, तो कैसी होती है दोस्तों? सही आंसर होता है प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट की। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा, अधिक होगा, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? कम होगा। विद्युत के प्रति शरीर का रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है, चालकत्व किसके सदृश होता है? चालकत्व किसके होता है? पारगम्यता। चालकत्व जो होता है वो किसके है? पारगम्यता। पारगम्य जो होती है दोस्तों उसके सदृश होता है। जिस प्रकार से चालकत्व काम करता है उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता जो होती है वो काम करती है। नेक्स्ट है,
यदि औसत मान ज्ञात हो तो किसकी गणना द्वारा आरएमएस मान को हम ज्ञात कर सकते हैं? यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत मान आपको पता हो तो उसका जो है आरएमएस मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.11 इंटू औसत मान, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच अंतर जो होता है उसमें मापे गए विभव को क्या कहते हैं दोस्तों? ये होता है ईएमएफ। एक बंद सर्किट में बैटरी के, बंद सर्किट का पूछा गया दोस्तों, यहाँ ओपन सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट नहीं है, बंद सर्किट पूछा गया है। तो बंद सर्किट में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, हमने देखा था ईएमएफ बराबर होती है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ये कंडीशन थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गाकार तरंग का रूप गुणांक क्या होगा? जो वर्गाकार तरंग होती है दोस्तों उसका रूप गुणांक क्या होता है? उसका होता है इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है, विसर्जन नली का प्रतिरोध क्या होता है? विसर्जन नली, विसर्जन नली का मतलब हो गया जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है दोस्तों, उसका जो है रेजिस्टेंस पूछा गया यहाँ पर। तो वो किस टाइप का होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए। किस प्रकार की होती है विसर्जन नलिकाएं? किस में होती हैं? वैक्यूम ट्यूब जो होती हैं अनओमीय चालक के अंदर आती है। ओमीय प्रतिरोध में धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध बताइए। धारा घनत्व को हम लिखते हैं J से, विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं हम E से। ये ध्यान रखना है, दोनों ही क्या है, सदिश राशियां हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E जो है वो क्या है, समानुपाती है किसके? J के। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगी? यहाँ पर आपको रिएक्टिव पावर का मतलब है प्रतिकारी शक्ति। कौन सी शक्ति है दोस्तों? प्रतिकारी शक्ति। देखिए तीन शक्ति त्रिभुज से अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन शक्तियाँ होती हैं। एक होती है हमारे पास KVA, एक होती है किलोवाट और एक होती है KVAR। ये जो KVAR होती है दोस्तों, KVAR ये होती प्रतिकारी शक्ति, और ये होती है किसमें? AC सर्किट में लगे कैपेसिटर या इंडक्टर की रेटिंग। ये ध्यान रखना है, किसकी? रेटिंग की ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक केबल कंडक्टर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। नेक्स्ट है, एक केबल कंडक्टर में वोल्टेज प्रवणता के पृष्ठ पर आधारित होती है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। केबल कंडक्टर में वोल्टेज प्रवणता के पृष्ठ पर आधारित होती है, क्या होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कंडक्टर। नेक्स्ट है, कंडक्टर में विकसित ऊष्मा के अनुपात में होती है, किसके अनुपात में होती है दोस्तों? विकसित ऊष्मा के अनुपात में होती है। कंडक्टर में विकसित ऊष्मा, एक चीज हमें पता है, H समानुपाती I²RT, ये कंडीशंस होती है। तो करंट स्केलर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? वह पदार्थ जिसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में। नेक्स्ट है, CGS प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल का इकाई मान क्या होता है? नाम बताइए। CGS प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल की इकाई जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होती है? गिलबर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार होती है? यानी कि ऐसा तार, संवाहक का मतलब है उसके चालक में दरार पड़ गई हो तो उसमें क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? अनंत प्रतिरोध। RYB फेज अनुक्रम में पहला फेज अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा। कौन सा फेज जो है दोस्तों? जल्दी से बताइए। लाल रंग वाला, रेड, येलो, ब्लू। एक लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को क्या कहा जाता है? लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं फेज वोल्टेज। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होती है? डेल्टा संयोजन जो होता है उसमें लाइन वोल्टेज जो है
क्या होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्या होती है, फेज वोल्टेज के बराबर। डेल्टा में लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बिजली की माप की 2 वाट मीटर विधि में अगर पावर फैक्टर इकाई है तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये होगा दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक जो है एक समान होगा। नेक्स्ट है, 3 फेज वाले जो है लोड को मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का यूज़ किया जाता है, कौन सी है। 3 फेज वाले किसमें मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का हम यूज़ करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, ए और बी संतुलित और असंतुलित दोनों में। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं हम दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसलिए प्रेरित ईएमएफ की दिशा। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण किससे किया जाता है, जल्दी से बताइए, किससे, लोड से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्थिर आर्मेचर वाला यानी कि जिसका आर्मेचर स्थिर हो और अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए, किससे होती है, बस बार से। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर के रोटर में कितने पर्ची शल्ले होते हैं, पर्ची शल्लों का मतलब हो गया स्लिप रिंग। कितनी स्लिप रिंग होती है, आपको पता है, सामान्य अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग होती है। नेक्स्ट है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप जो रोटर होता है उसमें प्राइम मूवर के साथ क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। किस लिए यूज़ करते हैं उसको, उच्च चाल के लिए। किसके लिए, उच्च चाल के लिए यूज़ किया जाता है, उच्च चाल के प्राइम मूवर। टर्बो जनरेटर इनमें से कौन सा भाग घूमता है, जो टर्बो जनरेटर होते हैं उनका निम्नलिखित में से कौन सा भाग घूमता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोल। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कब कहा जाता है, जब वह किस पर काम करता है, यूनिट पावर फैक्टर, लीडिंग, लैगिंग, जल्दी से बताइए। लैगिंग टू लीडिंग पावर फैक्टर किस पे काम करेगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर पर। नेक्स्ट है, वैकल्पिक को किस में रेट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैकल्पिक का मतलब होता है दोस्तों आभासी शक्ति। यहाँ पर आभासी शक्ति की बात कर रहा है, कौन सी, एपारेंट पावर। कौन सी, एपारेंट पावर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, तो किस में होती है, केवीए में। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। बेसिक चीज़ें सारी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। किस पर काम करता है दोस्तों, माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी शक्ति परिपथ में डिस्ट्रीब्यूशन परिपथ जो है उप परिपथ की बात कर रहा है, तो वहाँ पर कितना भार जो है सीमित किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3000 वाट तक जो है दोस्तों, ध्यान रखना, उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया गया। 800 वाट जो हमारे जो छोटे डिस्ट्रीब्यूशन जो कमरों में होते हैं वो 800 वाट तक, और ये जो बड़े वाला है 3000 वाट तक। परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है, परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त घटक को क्या कहते हैं दोस्तों, स्विच। नेक्स्ट है, एक विद्युत परिपथ में किसके कारण फ्यूज उड़ जाती है और परिपथ बंद हो जाता है, किस कारण से, आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अत्यधिक धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उपयुक्त होते हैं, जल्दी से बताइए, कम वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट है, बाजार में उपलब्ध कंड्यूट पाइप की मानक लंबाई कितनी होती है, जल्दी से बताइए, कितनी होती है दोस्तों, 3 मीटर तक। अस्थायी स्थापना के लिए, अस्थायी वायरिंग जो होती है उसके स्थापना के लिए किस प्रकार की वायरिंग की अनुशंसा की जाती है, अस्थायी वायरिंग के लिए दोस्तों किस प्रकार की वायरिंग की जो है अनुशंसा की जाती है, क्लिट वायरिंग। जो आपने देखा होगा अस्थायी वायरिंग, क्लिट वायरिंग ज़्यादातर जो मेले होते हैं, इसके अलावा प्रदर्शनियां जो होती हैं दोस्तों, जहाँ पे प्रदर्शनियां वगैरह, मेले वगैरह जो लगते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है, कौन सी वायरिंग में 2 वे स्विच का प्रयोग किया था, स्टेयर केस वायरिंग जो सीढ़ियों पे की जाती है। नेक्स्ट है,
किसी श्रेणी सर्किट के सभी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं समान होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी सर्किट के सभी भागों में निम्नलिखित में से आपको पता होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, सभी में क्या होता है, वोल्टेज तो समान रहती है, धारा भिन्न भिन्न होती है, यही चीज पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज। अरे वोल्टेज क्यों, श्रेणी है ना, श्रेणी में सॉरी करंट, वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर V1 V2 V3 होता है और धारा क्या है, समान रहती है, करंट आ जाएगा। एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त प्रवर्तन गुणांक पूछा गया यहाँ पर दोस्तों। तो प्रवर्तक गुणांक का मान क्या होता है, -1। किसी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, 0। नेक्स्ट है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि एक्टिव डिवाइस कौन सी है इसमें से? ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बल्ब। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर की लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर की रीडिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विभव मापी पर किसका प्रयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है, यानी कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होते हैं उस पर किसका यूज करके हम लोडिंग प्रभाव से बच सकते हैं दोस्तों? किसका यूज करके बचेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। ट्रिमर। मूविंग आयरन मीटर का संचालन किस पर आधारित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग आयरन टाइप जो मीटर होते हैं उसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर जो है ये संचालित होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट है, डायनमोमीटर वाटमीटर में निश्चित कुंडली क्या है? निश्चित कुंडली यानी कि फिक्स जो कॉइल होती है वो पूछी गई है। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें होती है वोल्टेज कॉइल जो होती है, विद्युत कॉइल जो है वो पूछी, करंट कॉइल। नेक्स्ट है, इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए स्टिक तरीका कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इंसुलेशन के प्रतिरोध का आपको ध्यान ही होना चाहिए, क्या होता है, मेगा ओम मीटर। नेक्स्ट है, किसी की जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तार के भीतर की संवाहक यानी कि तार के भीतर जो चालक होता है उसकी निरंतरता जांचने के लिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट जो है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, किसका उपयोग विद्युत शक्ति मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। वाट मीटर। निम्नलिखित में से भूमिगत प्रणाली काम में नहीं ली जाती इससे अधिक, यानी कि निम्नलिखित में से किससे अधिक भूमिगत जो अंडरग्राउंड है वायरिंग करते हैं वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 66 kV से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है, अर्थ की अच्छी निरंतरता के लिए क्या होता है, अर्थ की अच्छी निरंतरता से हमें क्या मिलता है, न्यून प्रतिरोध, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। एक डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है दोस्तों? तो रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती हैं, ध्यान रखना। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। नेक्स्ट है, एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। एसी ये होती है 2 फेज वाली इंडक्शन मोटर। हेयर ड्रायर में इनमें से किस मोटर का यूज़ करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। किसका यूज़ करते हैं? शेडेड पोल मोटर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल एयर गैप बढ़ाने से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये होगा शक्ति गुणांक में कमी होगी और चुंबकीय धारा जो है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, धारिता मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का यूज़ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ब्रिज वाला जो है अलग से एसी ब्रिज करके मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सभी टाइप के ब्रिज हैं दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपको जो है हमारे लाइब्रेरी जो है अपने चैनल की, वहाँ पर वीडियो में जाके आप देख सकते हो दोस्तों। जो हमारी लिस्ट है, प्ले लिस्ट जो है ना उसमें बना हुआ है, प्ले लिस्ट के अंदर थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी ब्रिज की, ब्रिज जिसमें सारे ब्रिजों के बारे में बताया किसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका, जल्दी से बताइए। शेयरिंग ब्रिज।
नेक्स्ट है थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर काम करते हैं। थर्मोकपल जो यंत्र होते हैं किसके, सीबेक सिद्धांत पर काम करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, और कल हम फिर लेके आएंगे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।